पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मनोहर लाल शर्मा जी, सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि आपने कहा कि हम हकों के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरह से आप आवाज़ें उठा रहे हैं, सरकार तक वो आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है। लोकतंत्र का व्यवस्था होने के बाद भी सरकार सुन नहीं पा रही। क्या लगता है कि विपक्ष की सुनना नहीं चाहती है, विपक्ष बोल नहीं रहा है? देखिए कि देश के अंदर ऐसी सरकार है, सरकार एक एजेंडे के तहत काम कर रही है। वो आम लोगों से वोट तो हासिल करती है, पावर हासिल करने के बाद चंद कुंजीपति मित्रों की मदद करना चाहती है। तो जब कांग्रेस पार्टी या विपक्ष जो है वो आम लोगों की बात उठाएगा, तो सरकार तो चंद कुंजीपति मित्रों की मदद करना चाहती है, तो आम लोगों की बात कहाँ सुनेगी। तो एक अंतर समझने की ज़रूरत है। आप भी महसूस कर रहे हैं, देश का इंटेलेक्चुअल जो है वो भी समझ रहा है और मीडिया भी महसूस करता है, और बहुत सा नेशनल मीडिया भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहा है, उनके एजेंडे को भी प्रमोट कर रहा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि कुछ लोकल जो मीडिया है वो आम लोगों की बात ज़रूर लेता है और पब्लिक तक, सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। रही बात एज ए जिम्मेवार अपोजिशन और कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते, और देश की जनता की नब्ज को समझते हुए, देश की जनता की पीड़ा को समझते हुए, देश का जो पीड़ित वर्ग है, चाहे किसान है सबसे ज़्यादा, पढ़ा लिखा युवा है, बेरोजगार, व्यापारी वर्ग है जो पीड़ित है, और मातृशक्ति जो पीड़ित है, जो आज देश के अंदर क्राइम बढ़ रहा है, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम महसूस करते हैं कि एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते हम इन चीज़ों को उठाएं जोरदार तरीके से और सरकार को कॉर्नर करें, सरकार को मजबूर करें कि लोगों की अनदेखी करना बंद करे और सरकार इन चीज़ों पे गंभीरता से विचार करे और अपनी पॉलिसी को रिविजिट करे। जिन लोगों से वो वोट हासिल करके देश के अंदर दूसरी बार केंद्र में सरकार में आए हैं और जम्मू कश्मीर भी डायरेक्टली वो ही कंट्रोल कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, लोगों की अनदेखी एक हद तक बर्दाश्त की जा सकती है। अब पानी सिर से ऊपर हो गया और आम जनता ने भी, किसान ने भी, युवा ने भी मूड बनाया है, मातृशक्ति भी अब ठगा हुआ महसूस कर रही है। आज लोग अपने हक हुकूक के लिए संघर्ष करना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी लोगों के साथ मिलकर इस संघर्ष को तेज़ी से आगे बढ़ाएगी और सरकार हमारी बात सुन के लोगों को रिलीफ देगी तो सरकार की भी गुडविल बनेगी। और सरकार अनदेखी करती है, सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे, सरकार के बदलेंगे, और यही देश की लोकतंत्र की खूबसूरती है। वोट के माध्यम से सरकारें बनती हैं और सरकारें बिगड़ती हैं, और देश की जनता जब ये मान बना लेगी कि इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है, इस सरकार को कोई नहीं बचा सकता। किसान की बात की जाए तो सिंधु बॉर्डर से लेकर आज जम्मू कश्मीर प्रदेश के किसानों की बात की जाए, लगातार बारिश हो रही है, किसानों की फसलें ख़राब हो रही हैं। हालांकि बहुत सारे नेता जो हैं आपकी पार्टी के भी कहीं ना कहीं अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों का हाल चाल जान रहे हैं, प्रशासन भी जहां पहुंच रहा है। लेकिन अगर बात जाए कि मुआवजे की बात की जाए तो पिछले वर्ष की बात है तो ₹1 मुआवजा मिला था। क्या लगता है इस बार फिर से ऐसा ही होगा कुछ? देखिए जब से भाजपा की सरकार केंद्र में आई है, किसानों को रिलीफ देना का काम इन्होंने नहीं किया है। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि रिलीफ के नाम पर या क्रॉप इंश्योरेंस के नाम पर करोड़ों रुपए सरकार ने अपने कुंजीपति मित्रों को, अबानी अडानी को मदद जरूर की है, पर किसानों की सहायता नहीं हुई है। तो हम आशा करते हैं, तो लोकतंत्र व्यवस्था के अंदर सरकार को ही कहना पड़ता है। जो सरकार मेजॉरिटी में आती है पार्टी, वो हुकूमत बनाती है। तो कोई भी विपक्ष है वो सरकार तक ही अपनी बात रख सकता है। तो हम एक जिम्मेवार पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते फिर भी हम इस हुकूमत को कहना चाहते हैं कि किसानों की अनदेखी करना बंद करे। आज किसान बड़ा पीड़ित है, किसान बहुत ही दर्द में है। एक तो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है बड़ी एक्सपेंसिव हो गई है, फर्टिलाइज़र की रेट बढ़ा है, सीड का रेट बढ़ा है, हाइब्रिड सीड हैं उनके रेट मतलब 300-400% बढ़े हैं। आज सारी जो खेती बाड़ी है मैकेनिकल हो गई है,
तो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से भी उसका फ़र्क पड़ा है। ट्रैक्टराइजेशन करने से भी उनका आर बढ़ा है, उनके लेबर कंपोनेंट बढ़ा है। तो प्रोक्योरमेंट जो हो रही है, जो सरकार ने रेट तय की है, उससे कम प्रोक्योर की जाती है। चाहे पैडी की फसल देखें, चाहे मेज़ देखें, चाहे आप क्या नाम मक्का देखें, वो जो रेट है, जो सरकार ने रेट तय किया है, उससे कम से कम बहुत पौने दामों में चीज़ें खरीदी जा रही हैं। अपने तो किसान को वो भी मार हाँ। पड़ रही है, ऊपर से ओला दृष्टि से जो कुदरत की मार पड़ी है। जैसे मैं कहता हूँ, मैं नहीं इसमें कटाक्ष करूँगा, जैसे आमिर शाह जी का दौरा कश्मीर में हुआ, आपने कश्मीर में देखा बर्फबारी, जम्मू में आए तो वहाँ ओला दृष्टि हुई है, इतनी भारी बारिश रही है, 2 दिन लगातार प्रेसिडेंटल बारिश रही है, इतनी हैवी बारिश हुई है, तूफान हुआ है और इतने ओले पड़े हैं और लगभग धान की पैडी की फसल टोटल डिस्ट्रॉय हो गई है। लगभग डिस्ट्रिक्ट कठुआ की बात करूं, जम्मू सूबे में पूरा अफेक्ट हुआ है, पूरा तबाह हुई है फसल। और जिला कठुआ की बात करूं तो लगभग 19 ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट कठुआ के हैं, सभी ब्लॉक से मैंने फीडबैक ली है। तो लगभग कोई ऐसा गांव नहीं बचा जहां पैडी की फसल जहाँ तो काट दी थी लोगों ने, जहाँ खड़ी थी टोटल धान गिर गया है। और जो कटी हुई है, जो लोगों ने हार्वेस्ट करने के बाद कहीं डैम्प की थी, प्रोक्योरमेंट के लिए वेट करते, पानी में भीगने से वो सारी डिस्ट्रॉय हो गई है। तो अल्टीमेटली 90%, 100%, 80%, 70% से ऊपर जो फसल डैमेज हुई है। हम सरकार से यही मांग करते हैं, जो आज हमने अपना LG साहब को मेमोरेंडम दिया डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के माध्यम से, उसमें भी मांग की है ये तो कंपनसेशन दिया जाए। 8,000 पर कनाल हमने कंपनसेशन की मांग की है। और उसके बाद फर्टिलाइज़र और सीड जो है अगली फसल के लिए, मेज़ की फसल जो लगनी है, इसकी गेहूं की फसल जो लगनी है, उसके लिए मैं क्या हमने आग्रह किया कि उसका सीड और फर्टिलाइज़र फ्री दिया जाए। और किसान क्रेडिट कार्ड और एग्रीकल्चर जो लोन है उसको 6 महीने के लिए रीपेमेंट डेफर की जाए और जो इंटरेस्ट है उसको बेवाफ किया जाए। ये हमारी मुख्य मांगे केंद्र सरकार और LG एडमिनिस्ट्रेशन से रही हैं। और हम आशा करते हैं कि किसानों के साथ ये सरकार खड़ी होगी, और नहीं खड़ी होती है तो हम संघर्ष करेंगे। किसानों की मांग मानने तक, जब तक लॉजिक कंक्लूजन तक नहीं पहुंचते, तो कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस मांग को उठाता रहेगा हर फोरम पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ब्लॉक से लेके राजधानी लेवल पे और नेशनल लेवल पे भी। हमारे नेता जो हमारे लीडर हैं, हमारे समर्थक में हैं, हमने उनको भी पूरा प्राइज़ कराया। तो इस चीज़ को हम पार्लियामेंट के अंदर भी, और जम्मू कश्मीर में तो असम्बली नहीं है, जहाँ भी हमें पॉलिटिकल प्लेटफार्म मिलता है उन चीज़ों को उठाते रहेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन को आग्रह करते रहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन हर गाँव में विजिट करके, एक सर्वे करके और एक कम्प्रिहेंसिव कंपनसेशन का एक प्रोग्राम बना के फौरी तौर पर किसानों की मदद करें। गृह मंत्री सर 3 दिन के दौरे पे जम्मू कश्मीर में आए थे। हालांकि सरकार बनने से पहले लोगों को आश्वस्त किया गया था कि जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो बेहतर होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री के उपस्थित होने के दौरान भी धमाके हुए उन्हीं के क्षेत्र में जहाँ वो गए हुए थे। तो क्या कहेंगे, क्या लगता है कि वाकई में 370 के बाद जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो सामान्य हुए हैं, जिसे लेकर लगातार केंद्र में बैठी सत्ता सरकार जो है वो लगातार के दावे करती है कि जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो सामान्य हुए हैं? तो माननीय गृह मंत्री साहब 3 दिन के टूर में जम्मू कश्मीर में आए थे। सबसे पहले उनके टूर से ही इतना विरोधाभास आया है कि वो 3 दिन के टूर में सिर्फ केवल 1 डे उन्होंने दिन को जम्मू में आए, 2 कंप्लीट नाइट, 3 डे पूरे उन्होंने कश्मीर में लगाए। तो उससे जम्मू के प्रति कितने सिंसियर हैं और जम्मू के लोगों के प्रति उनके दिल में कितनी हमदर्दी और पीड़ा है। तो एक बात, दूसरा उन्होंने ड्यूटी बनाने के बाद और 370 अमेंड करने के बाद उन्होंने जो देश और प्रदेश के लोगों के साथ जो वादा किया था, सबसे बड़ा वादा था कि हम जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी को कुचलेंगे, केंद्र डायरेक्ट कंट्रोल करेगा और कंट्रोल करने के बाद जहाँ मिलिटेंसी हम बिल्कुल 0 टॉलरेंस करेंगे। तो आज उनके आने पर ही आप देखो कितनी किलिंग्स हुई हैं, टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं, माइनॉरिटी की किलिंग्स हुई हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई भी देश के साथ हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनकी किलिंग्स हुई हैं।
पैरा मिलिट्री फोर्स, आर्म्ड फोर्स, पुलिस फोर्स के ऑफिसर जवान मारे गए हैं। तो ये बड़ा चिंता का विषय है, बड़ा गंभीर चिंता का विषय है। और मैं ये कहता हूँ हम इसको बड़े संजीदगी से लेते हैं। और गृह मंत्री जी से भी हमारा निवेदन है कि गृह मंत्री जी को सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, सिर्फ बातें नहीं करनी चाहिए, प्रैक्टिकली देखें ग्राउंड में क्या तब्दील हुआ है, ग्राउंड में जम्मू कश्मीर की और जम्मू के लोग क्या महसूस करते हैं, उनके पार्टी के कार्यकर्ता क्या महसूस करते हैं। उनकी जहां 25-30 MLA की वो टीम है, उनके मेंबर पार्लियामेंट हैं, सिर्फ बाजू खड़े करके नारे लगाने से बात नहीं होती। भारत माता तो जिंदाबाद जय हमेशा बोलते आए हैं। देश के प्रत्येक नागरिक भारत माता के साथ है। भारत माता हमारी जननी है। भारत माता की रक्षा के लिए किसानों ने अपने बच्चे पैदा करके और देश की सरहदों में रक्षा करने के लिए शहीद करवाए हैं। तो देश का किसान, देश का आम नागरिक, देश की मातृभूमि के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार है और कुर्बानियाँ दी हैं हमने। मगर सिर्फ अमित शाह जी के भाषणों से कोई बदलने वाला नहीं। ग्राउंड में देखिए मिलिटेंसी बढ़ी है, टारगेटेड किलिंग बढ़ी है, कश्मीर में माइनॉरिटी पे अटैक बढ़े हैं, जो एम्प्लॉइज़ जहाँ जम्मू के हैं कश्मीर में उनको डर है और ऐसा एटमॉस्फेयर बना दिया। जो सारी चीज़ें देखने की बात है सर, और इससे गृह मंत्री जी को अपने जम्मू कश्मीर की जो पॉलिसी है उसको रिविजिट करना चाहिए। हमने बार बार कहा, मैंने नंबर ऑफ इंटरव्यू में कहा, हमारी बात को और नहीं सुनते हैं। तो ये दुर्भाग्य है इस देश के लिए और इस देश की हुकूमत के लिए। और बात सुनते हैं तो इस पर अमल करें, रिविजिट करें, भाषण कम करें, प्रैक्टिकली काम करें। भाषणों से और लोगों को लक्ष्यदार भाषणों से वोट तो हासिल किए जा सकते हैं, मगर शासन नहीं चलता है, हुकूमत नहीं चलती, लोगों को रिलीफ नहीं मिलता, लोगों की माली ज़िंदगी अच्छी नहीं हो सकती। जहाँ के युवाओं को रोज़गार चाहिए, रोज़गार नहीं दे रहे हैं, रोज़गार छीन रहे हैं, आप रोज़गार छीने के हैं। रेता बजरी सैंड तक जहाँ से बाहर का माफिया आके जहाँ से आप ऑर्गेनाइज लूट कर रहे हैं, टोल प्लाजा के नाम पर आप रेता बजरी स्टोन के नाम पर आप ऑर्गेनाइज रूट जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। आप चंद अपने मित्रों को, अपने साथियों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं। आपने ऐसे कानून बदल के जहां के सेल्फ हेल्प ग्रुप के इंजीनियर, हज़ारों इंजीनियर को आपने बेरोजगार कर दिया, उनके बारे में आपने कोई पॉलिसी नहीं। वो उनको 30% कोटा मिलता था स्टेट की कंस्ट्रक्शन में, वो भी हमने उससे छीना है। तो हज़ारों लोगों को आपने बेरोजगार किया है, रेडी फड़ी खोखे को आपने बेरोजगार किया है। जहाँ की युवाओं को सरकारी नौकरी से वंचित रखा है। जो आप 7,000 आर्डर बांट रहे थे, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ, पहले ये पोस्ट 4th क्लास की 15,000 एडवर्टाइजमेंट हुई थी और आपने ये GTU बनने के बाद आपने उस आर्डर को कैंसिल किया, रिसाइन किया और 15,000 के बाद आपने 7,500 अपने एडवर्टाइजमेंट निकाली। उसके उसमें आप 7,000 आप जो आर्डर बांट रहे हो, तो आपने 50% का कोटा छीना है। आप अपनी तालियों कैसे बजा रहे हो? तभी आप लोगों को कह रहे थे वे बाजू उठा के जम्मू के लोगों जवाब देते नहीं दे रहे थे लोग। हालांकि वहाँ जो गए थे उनके मैक्सिमम कार्यकर्ता थे, वो भी उनके हाँ में हाँ नहीं मिला रहे थे। इससे उनको एनालिसिस करना चाहिए, जो एजेंसियाँ उनको भी रिपोर्ट करना चाहिए कि बीजेपी की जो बेसिक टीम है कार्यकर्ता अंदर से भी दुखी हैं, चिंतित हैं, आक्रोश में हैं, रोष में हैं, क्योंकि उनकी बात नहीं सुन रही। उनको जहाँ से रोजगार छीना जा रहा है, जहाँ से व्यापार बंद हो रहा है, चंद व्यापारी मित्रों को बेनिफिट पहुँचाना, माननीय अडानी को बेनिफिट पहुँचाना, पोंटी चड्डा की फैमिली को बेनिफिट पहुँचाने का प्रयास कर रहा है। जहाँ के टोन प्लाजा लगा के आपने जहाँ के लोगों को दर्द दिया है। और लखनपुर से आप दिल्ली तक जाएँ, आपको शर्म नहीं आती? होम मिनिस्ट्री को ये पता, लखनपुर से आप जाएं दिल्ली तक कोई टोल पोस्ट में कलेक्शन नहीं होती। आप भी तो जाते होंगे कभी किसी टोल पोस्ट में। इस वक्त कोविड के बाद कोई कलेक्शन हो रही है, मगर आपने लखनपुर से लेके जम्मू तक टोल पोस्ट लगा के और आपने 2 बार इस कोविड के टाइम में 2 बार आपने रेट रिवाइज किए हैं। तो आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को जख्म दिया है, दर्द दिया है, इनका खून चूसा है आपने, इनकी गाड़ी खून पसीने की कमाई अपने ऑर्गेनाइज तरीके से लूट रहे हैं। और कैसे लोग आपको वाह करें, कैसे जम्मू में लोग आपकी वाह करते, कैसे आपके हाँ में हाँ मिलाते। इसलिए आपको सबको सीखना चाहिए। आपने बहुत अन्याय किया जम्मू कश्मीर के लोग, और आपने बार बार पार्लियामेंट के अंदर कहा कि आप जम्मू को कश्मीर को जल्दी स्टेट का दर्जा बहाली करेंगे।
अब आप कहते हैं पहले डिलिमिटेशन होगा, फिर इलेक्शन होगा, फिर उसके बाद स्टेट का दर्जा देंगे। आपने डोगरों की पहचान छीनी है। आपको जम्मू कश्मीर के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए और तुरंत स्टेट का दर्जा वापस देना चाहिए। आपकी बातों से कुछ नहीं बदलने वाला, आपके भाषणों से कुछ नहीं बदलने वाला। प्रैक्टिकल ग्राउंड जीरो में आके देखें, जहाँ का व्यापारी कितना पीड़ित है, जहाँ का किसान कितना पीड़ित है, जहाँ का युवा कितना पीड़ित है, जहाँ का बॉर्डर में रहने वाला किसान कितना पीड़ित है और जहाँ की मातृशक्ति कितने पीड़ित है। जम्मू कश्मीर में क्राइम बढ़ा है, डकैतियाँ बढ़ी हैं, चोरी बढ़ी है, रेप केस में बढ़ी है, सुसाइड केस में बढ़े है, जहाँ ड्रग्स माफिया बढ़ा है, जहाँ ड्रग्स में आया रोज युवा शिकार हो रहे हैं। आपने ड्रग को लाया है ड्यूटी बनने के बाद, पहले मैंने कहता नहीं थी, मगर जैसे जैसे बीजेपी पीडीपी की सरकार आई उसके बाद जहाँ गवर्नर रूल हुआ, अब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है। मैं एलजी साहब मोदी से भी मेरी रिक्वेस्ट होगी, इसमें ड्रग माफिया पे लगाम कसी है। और मैं ये कहता हूँ कि आपने तबाह कर दिया है जाके यूथ को, आने वाली नस्ल डोगरा नस्लों को तो तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। एक सोची समझी साजिश के तहत डोगरों का नाम पूरी दुनिया में लिया जाता था। अंग्रेज भी अपने समय में डोगरों को बहादुर कौम समझ के स्पेशल आर्मी में ड्राइव करते थे, भर्ती करते थे। और आज आप लोग डोगरों की अनदेखी करके, और मुझे समझ नहीं आती कि इनको ग्राउंड से फीडबैक नहीं मिलती। अब कब तक दूसरी पार्टियों से लीडर लेके और जहाँ तानाशाह की सरकार कायम करना चाहते हैं? सर, ये लोकतंत्र नहीं है। अगर आपकी गुडविल है, आपने अच्छा काम किया, आपने 300 शर्त तोड़ा, तो लोग आपके साथ होने चाहिए। आपको क्या जरूरत है एनसी से लीडर उधार लेने की? आपको क्या जरूरत है कांग्रेस से लीडर उधार लेने की? आपको क्या जरूरत है पीडीपी और दूसरी पार्टियों से लीडर उधार लेने की? ये लगा कि पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था, सत्यपाल मलिक जी जो गवर्नर रहे हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया था कि जम्मू कश्मीर जो है वो भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। और उन्होंने ये भी कहा था कि यहाँ पर भ्रष्टाचार जो है वो किया जा रहा है। इस समय भाजपा की सरकार, पीडीपी की सरकार की बात करें तो उन्होंने बड़े आरोप लगाए कि उस समय किस तरह का फ़ायदा जो है वो अंबानी के साहब को पहुँचाने का प्रयास किया था। 1.5 करोड़ की वो एक 150 करोड़ की बात की जा रही थी। उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या लगता है कि वाकई में बार बार देखो, एक माननीय सत्यपाल मलिक जी का संवैधानिक पद पर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होने के नाते उन्होंने एक बार नहीं नंबर ऑफ टाइम ये कहा कि उसने करप्शन के आरोप लगाए, और सिर्फ केवल बीजेपी की सरकार पर भी लगाए, और उन्होंने बीजेपी के लीडर्स को नाम की भी कोट किया, और उसके साथ साथ आरएसएस के कुछ लीडर्स का भी नाम लिया। और उन्होंने इतना तक कहा कि देश के प्रधानमंत्री के संज्ञान में भी मैंने लाया। मगर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज तक उस चीज़ की गवर्नर एक आरोप लगा रहा है 300 करोड़ अमानी जी का नाम लेके, अमानी फैमिली का नाम लेके। क्या लगता है उसकी जांच होनी चाहिए? उसकी आज तक जांच क्यों नहीं हो रही है? जी जी, भाजपा इसके लिए यही कहते हैं, भाजपा समूची भ्रष्टाचार में लिप्त है, गल तक ये भ्रष्टाचार में डूबी है, चाहे केंद्र की सरकार है चाहे जम्मू कश्मीर की सरकार है। और इसीलिए ये किसी भी भ्रष्टाचार की आरोप पे जांच नहीं कराते। आज तक एक भी मोदी साहब और अमित शाह और इनकी भाजपा की टीम किसी भी भ्रष्टाचार के आरोप किसी भी इनके नेता पर, इनके चीफ मिनिस्टर पर, इनके यूनियन मिनिस्टर पर, इनके लीडर के पर लगे, उसकी उन्होंने जांच कराई और उसके बाद जांच रिपोर्ट उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर और लोगों के पब्लिक डोमेन में रखी। इसलिए बदकिस्मती है भ्रष्टाचार को, ये ऑर्गेनाइज लूट के तरीके ये सोच रहे हैं कि लोगों ने हमें 2 बार पावर में बैठाया है, 350 सीट्स इसलिए दी हैं, देश के रिसोर्सेज को लूटो और अपने मित्रों को बेनिफिट पहुँचाओ, दिन दहाड़े डकैती करो, और ये करते जा रहे हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, आज देश बिक रहा है, देश के सारे रिसोर्सेज उन्होंने बेच दिए, देश के सारी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बेच दी, देश का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बेच दिया, रेलवे से लेके नेशनल हाईवे से लेके पावर ग्रिड कॉरपोरेशन से लेके LIC से लेके जितने भी है रेलवे स्टेशन तक, एयरपोर्ट से लेके स्टेडियम तक हर चीज़ उन्होंने बेच दी है और अपने चंद मित्रों को बेनिफिट पहुँचाया। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है ये भ्रष्टाचार से लिप्त हैं और इसलिए कभी भी इंक्वायरी नहीं कराएंगे। हम मांग करते हैं, रियासत जम्मू कश्मीर के लोग मांग करते हैं, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि आर गवर्नर साहब उसमें भ्रष्टाचार के 300 करोड़ के आरोप लगाते हैं, उसकी हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इंक्वायरी कराई जाए
सिटिंग जज या चीफ जस्टिस स्वयं उसको इंक्वायरी करें, 100 वोटों उसमें लें और इंक्वायरी करने के बाद फैक्ट्स सामने आए, दूध का दूध पानी का पानी, कौन अधिकारी थे, कौन लीडर थे, कौन ब्यूरोक्रेट्स थे जिन्होंने जो गवर्नर साहब को दिए तजवीज़ 300 करोड़ की ऑफर दी और जहाँ के रिसोर्सेज को लूटने के लिए वो काम करने के लिए आगे बढ़ना चाहे। ये बड़ा संगीन आरोप है। इवन के सत्यपाल मलिक जी ने गोवा की सरकार पे भी आरोप लगाया, बीजेपी की सरकार सबसे करप्ट और भ्रष्ट सरकार है। तो कहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब, उनकी जो करप्शन के खिलाफ जो लड़ाई थी 2014 में, जिसमें पानी पी पी के डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी को कोसते थे, आज उनकी ज़मीर कहाँ है? आज देश जानना चाहता है। आज देश के अन्ना हजारे जो कुंभ करने की नींद में सो गए हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, अन्ना हजारे जी आप भी कुंभ करने की नींद से जागिए और आप भी ये भ्रष्टाचार के उनके कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में बैठे हुए गवर्नर लगा रहे हैं, इसकी जांच की मांग कीजिए। कहाँ लोकपाल, कहाँ लोग उपयुक्त? जम्मू कश्मीर में अकाउंटेबिलिटी कमीशन था, वो भी भाजपा ने ख़त्म किया। अकाउंटेबिलिटी जो पॉलिटिकल लीडर्स की करप्शन एलिगेशन की जांच करता था, आज वही ख़त्म किया। इसलिए करप्शन के खिलाफ जो लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने देश के अंदर शुरू की थी, उस लड़ाई को उन्होंने ख़त्म कर दिया और कहीं ना कहीं उसको लीगलाइज करके और ऑर्गेनाइज तरीके से देश के लोगों के आंखों में धूल डाल के देश के रिसोर्सेज को लूट रहे हैं और भाजपा पूरा उसको फैसिलिटेट कर रही है, केंद्र सरकार भी और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद।